हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान या हमारे जीवन की प्रत्येक आवश्यकता जमीन से पूरी होती है। जमीन के बिना कुछ नहीं है, ये दुनिया जानती है। और कहते हैं लोग कि आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन जो है, जमीन है क्या? जमीन को हम क्या समझते हैं? वैसे तो आम तौर पर हम लोग कह देते हैं जमीन मेरी माँ है, धरती में थी मेरी माता, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन धरती जो कंप्लीट धरती है, ये है क्या? तो साइंस में जाएंगे तो इसको एक लिविंग पिंड कहा गया है कि एक जीवित पिंड है धरती। मित्र, ये जीवित है तभी मैं इसको माँ कहता हूं। तो हमारे लिए जो सबसे अहम जरूरत है, सबसे मुख्य जरूरत है, वो कहते हैं भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। किसी भी मजहब को मानने वाले को 10 दिन भूखा रखो। 10 दिन जब भूखा रहेगा और उसको फिर कहो कि एक हाथ में मेरे रोटी और एक हाथ में आपका मजहब है, क्या लाइक करते हो आप? तो यही कहेगा मेरा कोई मजहब नहीं है, मुझे रोटी दे दो। तो अब आप समझ सकते हो, जब बात रोटी की आती तो रोटी के साथ पानी और रोटी के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है। ऑक्सीजन भी हमको धरती से मिलती है, पानी भी हमको धरती से मिलता है। तो आज मैं खेती किसानी की बात में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यदि मेरी ज़मीन जिंदा है, जैसे मैंने कहा धरती एक लिविंग पिंड है, यदि ये धरती जिंदा है तो समझ लीजिए आप भी जिंदा हो। और जैसे जैसे धरती मर रही है, यानी इसकी जिंदा दिली कमज़ोर हो रही है। उसका जिंदा दिली कमज़ोर होने का क्या मतलब है? कि इस ज़मीन में, इस धरती में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे ज़मीन की जीवंतता कम होती जाएगी और इसके सारे दुष्परिणाम मनुष्य के ऊपर आएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ये जो सॉइल है, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे आपने सुना क्या होगा, हर रोज़ देखते हो कि कोई, आप किसी वैज्ञानिक से पूछो कि साहब हमको ऐसा करना है, हमको खेती में ये परेशानी आती है, तो एक शब्द आता है मिट्टी की जांच करा लो। और मिट्टी की जांच में क्या करते हैं हम? मिट्टी के केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं कि इस मिट्टी में पीएच कितना है, इसकी ईसी कितना है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, इसमें फास्फेट कितना है, नाइट्रोजन कितना है, पोटाश कितना है, जिंक कितना है। अब आप समझिए कि हमारा जो स्तर है वो कैसा है। हम कहते हैं ये मेरी माँ है और ये जिंदा है, हम इसकी जिंदा दिली का अध्ययन नहीं करते। तो जमीन के जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है किसी को नहीं पता इस जमीन में कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, किसी को नहीं पता। और आपने बाजार में सुना होगा, आज के वैज्ञानिक जैसे कहते हैं ट्राइकोडर्मा डालने से ऐसा होता है, ब्यूवेरिया डालने से ऐसा होता है, राइजोबियम से ये होता है, सूडोमोनास से ये होता है। मैं फिर बता दूं, ये एक सिंगल माइक्रोब से लेकर के बोतल में भर करके कुछ भी नहीं होता। जैसे सपोज एक सॉइल में मैंने इतना पेस्टिसाइड डाला कि सारा जीव मर गया, दीमक मर गई, केंचुआ मर गया, गुबरैला मर गया, इसमें जितने भी प्रकार के निगेटिव या पॉजिटिव, हालांकि इस पृथ्वी में कोई चीज़ निगेटिव पॉजिटिव नहीं, सारे मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जब मैंने इसमें हैवी इंसेक्टिसाइड डाला तो सब कुछ मर गया। अब जब सब कुछ मर गया और किसी ने कहा कि पीएसबी नाम का जो बैक्टीरिया है वो इस ज़मीन में जो घुलनशील फास्फेट पड़ा उसको घुलनशील बनाता, मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर नहीं बनाता। राइजोबियम कुछ नहीं करता, ट्राइकोडर्मा कुछ नहीं करता। अगर ज़मीन में कुछ कोई करता है तो एक बहुत बृहद कंसोर्सिया है
जिसमें हजारों प्रकार के निमेटोड्स हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, हजारों, और मैं हजार कम बोल रहा हूँ, लाखों प्रकार के। आपने सुना होगा कि इस धरती में 84 लाख योनियों की रचना के बाद, 84 लाख के योनियों का मतलब क्या हुआ? अभी तक तो वैज्ञानिकों ने कितने योनियों के जीव जाने हैं? 90,000 जीव और 45,000 वनस्पतियाँ, इतना केवल आइडेंटिफाइड कर पाया है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन वेद कहते हैं 84 लाख। तो दो ही बात है, या तो वैज्ञानिक अभी जान नहीं पाए या वेदों में झूठ लिखा है। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल जो अध्ययन है कि वेदों में झूठ कुछ नहीं लिखा। निश्चित तौर पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु इस धरती पर हैं। हमने जो देखा उसको मैंने आइडेंटिफाइड किया, उसका नामकरण संस्कार किया। हमको जो नहीं दिखा या जो देख पाने में असमर्थ हूँ उसका कोई नामकरण संस्कार नहीं है, तो वो धरती पे है। तो मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं कि ट्राइकोडर्मा क्या करता है, विवेरिया क्या करता है, माइकोराइजा क्या करता है, ये कहाँ मिलता है, नाइट्रोजन गोलक, फास्फेट गोलक, जिंक गोलक। नो, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी का विषय है। जो सनातनी विषय है, जो सत्य विषय है, सत्य ये कि धरती को जिंदा रखना है। और सुनना, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, निमेटोड्स कौन बनाता है? परमात्मा चुटकी बजाते बना देता है। लेकिन कब? जब ये व्यवस्थित हो, धरती की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, तो नाना प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स खुद ही बन जाते हैं। जैसे जंगलों में किसने डाला है बायो फर्टिलाइजर? किसी ने नहीं, लेकिन वहाँ पर हैं। तो मित्रों, धरती की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं उनको सही से समझ लूँ तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आप जांच कराते हैं, जैसे अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत वीक हो गई, जल धारण क्षमता कम हो गई, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो गई, ये कठोर हो गई, इसमें वायु संचार कम होने लगा। केमिकल प्रॉपर्टी तो आप चेक करा ही रहे हैं कि नाइट्रोजन कम है, फास्फेट कम है, ये कम है, वो कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है। ये क्यों कम है? अगर इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रिच होंगी तो सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिच होनी ही होनी है। लेकिन ये फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिच होंगी? तो उसका मैं सूत्र बता रहा हूँ। खेत अगर नंगा है, नंगे का मतलब होता है कि आपके 5 एकड़ ज़मीन में कोई पेड़ नहीं है, तो आप जानते हैं अप्रैल मई के सीज़न में गर्मी जब बढ़ती है और 58, 48 और 49 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो माइक्रोब्स के बारे में कहा गया है कि कोई भी माइक्रोब्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सर्वाइव नहीं करता, जबकि ज़मीन का टेम्परेचर तो हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब पेड़ नहीं है, ये मर गया। दूसरा, आपने इसमें दीमक को मारना था और क्लोरोपाइरीफास डाला तो मर गया। रीजेंट डाला, कोराजिन डाला, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, यानी कि आज तो इतने प्रकार के सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं जो किसान को डलवाए जा रहे हैं कि इससे ये समाधान हो जाएगा, उससे समाधान नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बढ़ रही है। मित्र, प्राकृतिक खेती का पहला सूत्र है कि सॉइल कैसे रिच हो, और सॉइल को रिच करने की जब बात आती है तो मैं क्या कहता हूँ, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिच हो। तो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को रिच होने की 2 पैरामीटर तो ये हुए कि आपको खेत की मेड़ पर, खेत के बीच में कहीं भी 2, 4, 6 छायादार पेड़ जो गर्मियों में हरे भरे रहते हैं। कौन से पेड़ हरे भरे रहते हैं? नीम का, जामुन का, शीशम का, ऐसे पेड़, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का, ऐसे पेड़ निश्चित होने चाहिए, क्योंकि पूरे खेत के माइक्रोब्स अगर नष्ट हो जाएंगे और जहाँ पर पेड़ होंगे उनके नीचे टेम्परेचर धरती का 40 डिग्री के सेंटीग्रेड के अबव नहीं जाएगा, वहाँ माइक्रोब जिंदा रहेंगे। फिर बारिश जब होगी ना तो पूरे खेत में रन कर जाएंगे। देखिए, माइक्रोब्स का कोई हाथ पाँव नहीं होता, माइक्रोब्स का मूवमेंट हमेशा पानी पर ही हो संभव है। तो जब खेत में खूब नमी होगी, खेत में पानी भर जाता है, तब माइक्रोब्स का मूवमेंट पूरे खेत में हो जाता है। तो 2 शर्तें हैं, खेत की मेड़ पर पेड़ हो और मैं केमिकल डालना बंद करूं, यानी कि हानिकारक रसायन जो जमीन में डालते हैं सिस्टेमिक, वो तो बिल्कुल बंद करना। इसके बाद ये माइक्रोब्स हमें ज़मीन में अल्टीमेटली ह्यूमस बढ़ाना है, क्योंकि मुझे क्रॉप करना है, तो क्रॉप के लिए हमें जीवांश चाहिए।
मैं कई बार बोलता हूँ, फसलों को यूरिया, डीएपी, पोटास ये तो मैं ज़बरदस्ती पिलाता हूँ, लेकिन फसलों का वास्तविक भोजन है जीवांश। जीवांश का मतलब है ये मरे हुए जीव। ये जीव बहुत सारे होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, लेकिन इनकी इंडस्ट्री चलती कार्बनिक पदार्थ पर। तो इस ज़मीन में जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ आप डालते रहेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मरने नहीं देंगे या जीवामृत के माध्यम से इनोकुलेट कर देंगे, आपकी ज़मीन साल दर साल धीरे धीरे रिच होती चली जाएगी। 5-6 साल लगेंगे, मुझे मालूम है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन 5-6 साल के बाद जब आपकी सॉइल रिच होगी, तब आपको ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी और ना ही आपकी फसल में बीमारियां लगेंगी। और क्योंकि पेड़ हो गए, चिड़ियाँ आएंगी, तो ना ही आपकी फसल में इंसेक्ट लगेगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का बात है, वो चीज़ें भी इसी से रुकेंगी। किसी जमाने बचपन में हम देखते थे कि हम नंगे पाँव गर्मियों के सीज़न में पूरे खेतों में घूमा करते थे, तब पैर नहीं जलता था, लेकिन आज पैर जलता है। आज सॉइल हीटअप हो जाती है। हीटअप क्यों हो जाती? क्योंकि यहाँ बफर जोन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मित्र, मुझे उम्मीद है कि आप सॉइल, धरती माता के वैभव को रिच करिए। और बिल्कुल क्लियर कट बात है, ये धरती माँ जितनी समृद्धशाली होगी, भोजन का स्वाद उतना खूबसूरत होगा, भोजन में पौष्टिकता भी होगी। और ज़मीन जब बीमार नहीं होगी तो फसलों में भी बीमारी नहीं लगेगी। और जब फसलों में बीमारी नहीं लगेगी तो आप जब पेस्टिसाइड बंद कर देंगे तो पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट आपके शरीर में नहीं जाएंगे, तो मनुष्य भी यहाँ बीमार नहीं होगा। आज पंजाब में जो कैंसर का, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र, गुजरात के जो रिच एरिया हैं, यहाँ की खेती बहुत समृद्ध कही जाती। किसी ज़माने में पंजाब को कहते थे, अरे खेती का मॉडल देखना हो तो पंजाब में जाइए। और आज क्या कहते हैं, अगर बीमारी का मॉडल देखना हो तो पंजाब में जाइए। अब खेती का कोई मॉडल नहीं है, बीमारी का एक मॉडल खड़ा हो गया पंजाब, नशे का मॉडल खड़ा हो गया पंजाब। तो ये जब ज़मीन खराब होती है तो हमारे अंदर बहुत चेंजेज आते हैं। मेरे मन के अंदर मानसिक विकार पैदा होते हैं, मेरे शरीर में विकार पैदा होते हैं। तो बहुत सारी मनुष्य के जीवन की हजारों समस्याओं का समाधान है कि ये ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाए। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ज़मीन एक बार फिर से मेरी जिंदा हो जाए, जो मृत सैया पर पड़ी हुई है। आपको प्राकृतिक खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राकृतिक खेती बिल्कुल आहिस्ता से हो जाएगी और सारी लागत बंद हो जाएगी। किसान समृद्धि की ओर चल पड़ेगा। नमस्कार।